चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 बी फार्म 6 सेमेस्टर बराबर। तो इससे पहले के वीडियोस में जाके देखेंगे तो एंटी मलेरियल और एंटीबायोटिक्स के कुछ लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं। और एंटीबायोटिक्स में हमने पेनिसिलिन ख़त्म कर दिया था और बीटा लैक्टम क्या होता है हमको वो क्लियर कर दिया था बराबर। तो इससे पहले वो वीडियोस देख लेना, तब क्या है इसका स्ट्रक्चर जब अभी बताऊंगा तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी सेफेलोस्पोरिन देखते हैं जो कि एक एंटीबायोटिक है बराबर। तो एंटीबायोटिक सेफेलोस्पोरिन, तो ये सेफेलोस्पोरिन जो होता है वो हमको उसका डेफिनेशन जानते हैं। सेफेलोस्पोरिन जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है और वो एंटीबायोटिक हमको कहाँ से मिलता है? मोल्ड एक्रीमोनियम। अब ये मोल्ड एक्रीमोनियम क्या होता है? फंगस। तो याद कीजिए जब स्टार्टिंग में मैंने जब एंटीबायोटिक स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि एंटीबायोटिक्स और उसके डेफिनेशन में भी था कि एंटीबायोटिक जो होता है वो प्रोड्यूस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बराबर। तो फंगस से हमको ये मिलता है। कौन से फंगस से? मोल्ड एक्रीमोनियम से ये डिराइव होता है, मतलब हमको वहाँ से मिलता है। और ये क्या है? लार्ज ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। क्या है? लार्ज ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्लोजली रिलेटेड टू द पेनिसिलिन। यानी ये क्या है? पेनिसिलिन की तरह, इसका पेनिसिलिन की तरह रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मोस्ट ऑफ सेम होता है। उसमें भी बीटा लैक्टम रिंग आती है, इसमें भी बीटा लैक्टम रिंग आती है बराबर। उसके बाद ये भी बैक्टीरियोसाइडल है, वो भी बैक्टीरियोसाइडल है बराबर, दोनों बैक्टीरियोसाइडल है। दूसरी, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? पेनिसिलिन को यूज़ क्यों करते हैं? पेनिसिलिन का यूज़ सेफेलोस्पोरिन को यूज़ क्यों करते हैं? तो सेफेलोस्पोरिन का यूज़ तब होता है जब पेनिसिलिन, यानी कि जिस पेशेंट को हम पेनिसिलिन दे रहे हैं उसके ऊपर वो पेनिसिलिन सेंसिटिव हो, उसके ऊपर पेनिसिलिन वर्क ना कर रही हो, तब हम लोग क्या दे सकते हैं? सेफेलोस्पोरिन। क्योंकि ये भी बैक्टीरियोसाइडल है, वो भी बैक्टीरियोसाइडल है। इसका जो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर होता है वो भी इसका सेम होता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। इस पेनिसिलिन में क्या होता है कि थियाजोलिडीन रिंग अटैच होती है बीटा लैक्टम रिंग के साथ, और सेफेलोस्पोरिन में क्या होता है? डाईहाइड्रोथियाजिन रिंग अटैच होती है बीटा लैक्टम रिंग के साथ। वो भी स्ट्रक्चर बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। अभी क्लासिफिकेशन मोड ऑफ एक्शन के बाद बताऊंगा और क्लासिफिकेशन लिख दूंगा, एकदम आसान से आप उसका स्ट्रक्चर के साथ बना पाएंगे बराबर, एकदम आसान वाला क्लासिफिकेशन। तो मोड ऑफ एक्शन में देखते हैं। इसके मोड ऑफ एक्शन में क्या आता है? इसका भी मोड ऑफ एक्शन जो है वो पेनिसिलिन से ही मिलता जुलता है बराबर। तो जैसा पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन था वैसा इसका है बराबर। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है? दे डिस्टर्ब, क्या करते हैं? ये डिस्टर्ब करते हैं। दे डिस्टर्ब द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर बराबर। किसकी सिंथेसिस को? पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की। बिकॉज पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो जैसा कि अगर आपने पेनिसिलिन वाला वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, तभी ये पता चलेगा बराबर। तो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्योंकि सेम ही है बराबर। तो क्या होता था कि बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए बैक्टीरियल सेल वॉल चाहिए था। अब वो बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती थी? पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की बनी होती थी। तो ये पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन जो है इस पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को डिस्टर्ब कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर बनती है इसमें क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग होता है। क्या होता है? ऐसे क्रॉस लिंकिंग होता है बराबर। और ये क्रॉस लिंकिंग किसकी मदद से होती है? ये क्रॉस लिंकिंग किसकी मदद से होती थी? और ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम की बराबर। तो ये क्या होगा? तो जो सेफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन है वो पेनिसिलिन सेंसिटिव एंजाइम, यानी जो एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर पूरी तैयार होती है, जो एंजाइम्स होते हैं वो ये होते हैं ट्रांसपेप्टिडेज। तो ये इस एंजाइम को भी इनहिबिट करता है, जिससे कि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर नहीं बन पाती है। अब पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर नहीं बनेगी तो सेल वॉल नहीं बनेगा, सेल वॉल नहीं बनेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा बराबर। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और अच्छे से इसका समझना हो तो पहले पेनिसिलिन वाला देख लेना बराबर। तो ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलो इसको ही मिटा देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा था? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहले तो एसाइल ग्रुप, एसाइल अमीनो ग्रुप आएगा बराबर। उसके बाद क्या आएगा? बीटा लैक्टम रिंग आएगी जिसमें कीटोन ग्रुप होता था। कीटोन ग्रुप क्या होता है? ये स्ट्रक्चर समझना हो तो इससे पहले जो बीटा लैक्टम वाला वीडियो है वो ज़रूर देख लेना, तभी ये और अच्छे से क्लियर होगा बराबर। उसके बाद इसमें क्या है? सल्फर एज ए हेटेरोएटम बराबर। यहाँ क्या होता था? नाइट्रोजन होता था
बराबर। नाइट्रोजन एज ए हेट्रोएटम इसके लिए और इसका सल्फर एज ए हेट्रोएटम। हेट्रोएटम क्या होता था बताया था कि ऐसे जो साइकिल चल रही हो उसके बीच में जो आ जाए कोई हेट्रोएटम उसको बोलते हैं हेट्रोएटम, बराबर। तो उसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा कार्बन। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। यहाँ हो जाएगा COOH, बराबर। उसके बाद यहाँ जो है वो हम R2 ले सकते हैं और यहाँ पे जो है वो R1 ले सकते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर। तो ये हो गया सेफेलोस्पोरिन का स्ट्रक्चर। तो ये वाला रिंग A है, ये वाला रिंग B है। तो रिंग A को हम क्या बोलते थे, इतने वाली पूरी रिंग को, इसको हम लोग बोलते थे बीटा लैक्टेम रिंग। तो ये कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी बीटा लैक्टेम रिंग है। और ये वाली कौन सी रिंग है, कौन सी रिंग है, ये है डाईहाइड्रोथियाजीन रिंग। कौन सी है, डाईहाइड्रोथियाजीन रिंग। और जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है। यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, यानी CH3 CH2 ये सब, बराबर। और फिर ये क्या था, ये था हमारा एसाइल ग्रुप। कौन सा था, एसाइल अमीनो ग्रुप। एसाइल क्या होता था पता है ना, यहाँ कार्बन, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर इधर, ये वाला ग्रुप है, बराबर। तो ये हो गया एसाइल अमीनो ग्रुप, ये हो गया कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप इसी के अंदर होता है, बीटा लैक्टेम रिंग, बराबर। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। और इसका क्लासिफिकेशन के लिए स्ट्रक्चर ज़रूरी था, तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब इसका हमारा क्लासिफिकेशन में देखो, सेफेलोस्पोरिन की क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जनरेशन आती है, सेकेंड जनरेशन आती है, थर्ड जनरेशन आती है और फोर्थ जनरेशन आती है, बराबर। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, फिफ्थ जनरेशन भी आती है, लेकिन फिफ्थ जनरेशन जो होता है वो इतना काम नहीं आता है। 1 से लेके 4 यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन तक आते हैं। तो बोर्ड छोटा है इसलिए मैं पहले सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के बारे में लिख दिया है। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब इसमें R और R1 है, बराबर। R और R1 है, तो ये रहा R और ये रहा R1, बराबर। तो कुछ मिला के 5 है, जैसे कि सेफालिक्सिन, सेफ्राडीन, सेफाड्रॉक्सिल, सेफालोथिन और सेफाजोलिन, बराबर। तो इसमें जो सेफेलोस्पोरिन में जितनी भी आती है ना, उसमें या तो एक सेफा करके आता है या तो एक सेफा करके आता है, बराबर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बराबर। अब ये हो गया, तो अब 5 है, तो जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ आपको ये रखना है 1 2 3 4 5। और जहाँ जहाँ R1 है वहाँ वहाँ आपको CH3 और एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि ये जो सेफालिक्सिन है, तो सेफालिक्सिन पहले आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर सेफालिक्सिन में R की प्लेस पे ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे, और R1 की जगह पे ये CH3। वैसे ही दूसरा सेफ्राडीन, तो सेफ्राडीन में क्या करना है, पहले ये वाला स्ट्रक्चर, बराबर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका ये वाला है, इसका ये वाला है, जगह थोड़ी छोटी है, इसका ये वाला, और ये दो का ये जो दो है वो ये रहा है, बराबर। तो सेफालोथिन जो है वो ये रहा और सेफाजोलिन जो है वो ये रहा। ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड जनरेशन का देख लेता हूँ, मैं मिटा के इसको लिख देता हूँ। चलिए, तो सेकेंड जनरेशन का भी लिख दिया है, बराबर। सेकेंड जनरेशन का भी लिख दिया है। तो सेकेंड जनरेशन में भी वही स्ट्रक्चर रहेगा जो पहले वाला फर्स्ट जनरेशन में मेन स्ट्रक्चर था ना, वही स्ट्रक्चर, बस उसमें R और R1 जो है वो चेंज करना रहेगा हर बार, बराबर। तो सेकेंड जनरेशन में कौन कौन सी आती हैं, सेफाक्लोर आता है और सेफोयूरोक्सिमी एक्जिटिल आता है, फिर सेफामेंडोल आता है, फिर सेफोक्सिटीन आता है, फिर सेफोक्सिडीन आता है, फिर सेफोटीटेन आता है, बराबर। तो इसमें बस हमको वो जो स्ट्रक्चर था ना मेन वाला, उस जो मेन वाला स्ट्रक्चर था उसमें R और R1 को बस ये दो को चेंज करते रहना है, बराबर। पूरा स्ट्रक्चर और जो R और R1 जो है वो चेंज करते रहता है। तो ये रहे सब R के, और इस साइड जितने भी हैं वो सब हैं R1 के, बराबर। तो कंफ्यूज मत होना इधर से, बराबर। ये दो के नहीं है, बस उतने स्ट्रक्चर जो है बहुत हो गए, ये दो के नहीं है, बराबर। बाकी आपको ढूंढ के लिखना हो तो आप खुद लिख देना, बराबर। तो ये रहा इसका, ऐसा हो तो मैं इसको और भी वो कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, बराबर। अब साफ साफ पता चल जाएगा। तो ये है इसके स्ट्रक्चर। अब थर्ड जनरेशन के भी देख लेते हैं।
थर्ड जनरेशन के, बराबर। तो फोर्थ जनरेशन का भी लिख दिया है और थर्ड जनरेशन का भी लिख दिया है, बराबर। फोर्थ जनरेशन और ये जो है वो है थर्ड जनरेशन, बराबर। फर्स्ट जनरेशन हो गई, सेकंड जनरेशन हो गई। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में हमको क्या सिर्फ R और R1 चेंज करने थे, लेकिन ये जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन है ना, उसके लिए एक नया स्ट्रक्चर होगा, जिसमें क्या होगा कि इस साइड वाला जो एसाइल ग्रुप होता था ना, जो एसाइल ग्रुप होता था ये वाला RC डबल बॉन्ड O, ये वाला जो ग्रुप होता था, अब इस वाले ग्रुप की जगह क्या लग जाएगा, अब इस वाले ग्रुप की जगह ये वाला पूरा ग्रुप एक्स्ट्रा अटैच हो जाएगा, दोनों में, थर्ड जनरेशन में भी फोर्थ जनरेशन में भी, स्ट्रक्चर के लिए बोल रहा हूँ, बराबर। तो थर्ड जनरेशन पे ऊपर हेडिंग पहले ये डाल के ऊपर ये बना देना, फोर्थ जनरेशन में भी ऊपर बना देना। उसके बाद सिर्फ R1 चेंज होंगे दोनों में, बराबर। थर्ड जनरेशन में भी R1 चेंज होगा, फोर्थ जनरेशन में सिर्फ R1 चेंज होंगे, बराबर इसमें। और ये जो R है यानी कि इस साइड वाला एसाइल ग्रुप की जगह ये वाला ग्रुप लग जाएगा, सब में लगेगा, बराबर। तो कुछ आते हैं जैसे सेफेक्सिमी थर्ड जनरेशन में, फिर सेफोपोडोक्सिमी, फिर सेफाटॉक्सिमिन, फिर सेफिजिडिमी, बराबर। तो ये सब आते हैं। और इसमें आता है सेफिमीपाइन, फिर आता है पायरोमी, बराबर, सेफ पायरोमी। अब तो ये रहा, सिर्फ R1 चेंज होगा, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। और फोर्थ जनरेशन में भी सिर्फ R1 चेंज होगा, बराबर। तो यहाँ पे हमने सेफेलोस्पोरिन जो है वो ख़त्म कर दिया है।